हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट दिसंबर 2018 के CDP के रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। इसके पहले के 15 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है? नंबर 1, सफल माता पिता। नंबर 2, एक अनुशासित दिनचर्या। नंबर 3, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। या फिर नंबर 4, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। तो बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए, बच्चों में कुछ गुण, कुछ विशेषताएं माता पिता के जीन्स के माध्यम से होती हैं, ठीक है। लेकिन जब तक उन विशेषताओं को, गुण को एक मंच नहीं मिल जाता, एक वातावरण नहीं मिल जाता, तब तक उनका विकास संभव नहीं होता है। वातावरण के उपलब्ध होने पर ही उनकी प्रतिभाशालिता बढ़ेगी और उसका वो प्रदर्शन अच्छे से कर सकेंगे। इसीलिए बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो नंबर 1, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। नंबर 2, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। नंबर 3, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। नंबर 4, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है, तो हम बच्चों को हतोत्साहित कभी नहीं कर सकते, तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर, लिंग के आधार पर या उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर हम कभी भी वर्गीकृत नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे अच्छा आंसर होगा ऑप्शन 4, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। देखिए, शिक्षक जब इस वर्ग के बच्चों के सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का उपयोग अपनी कक्षा में करेंगे तो अन्य छात्रों को भारत की विविधता का ज्ञान होगा, और जो वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं उनको भी यह लगेगा कि उनकी भाषा को, उनकी विविधता को सम्मान मिल रहा है, स्वीकृति मिल रही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। नंबर 1, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। नंबर 2, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। नंबर 3, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। नंबर 4, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा अग्रसर होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनका मन चंचल होता है, वो हरदम कुछ नया सीखना चाहते हैं। शिक्षक के लिए यह मुश्किल हो जाता है कि वो सामान्य बच्चों के साथ साथ प्रतिभाशाली बच्चों को एक सही दिशा में पढ़ा सके, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे हरदम हर चीज़ जल्दी में सीखकर कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसीलिए शिक्षक के लिए यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वो प्रतिभाशाली बच्चों की, उनकी प्रतिभा के आधार पर एक नई दिशा और सही दिशा में उन्हें प्रेरित कर सकें, और समय समय पर प्रेरित करना पड़ता है ताकि वो अपनी चंचलता की वजह से किसी गलत मार्ग पर अग्रसर ना हो जाएं, उनकी जो प्रतिभा है वो एक सही दिशा में जा सके। इसीलिए शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? नंबर 1, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। नंबर 2, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। नंबर 3, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। नंबर 4, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। तो अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होता है। अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने के लिए हमें हमारे विद्यालय में उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए। एक कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटें, ताकि जब वो छोटे छोटे भागों को सॉल्व करते जाएंगे तब उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और वो अपने कार्य को सरलता से सीखते हुए जाएंगे। इसीलिए एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। अधिगम के लिए वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। वैकल्पिक तरीके यानी सीखने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग कीजिए ताकि वो सरलता से सीख पाएं और उन पर पढ़ाई का जोर ना पड़े। अति संवेदनशील बच्चों के लक्षण क्या होते हैं? जैसे विद्यालय में उन्होंने कुछ गलती कर दी, कोई काम गलत कर दिया या कुछ सुना नहीं पाया, तो शिक्षक ने बहुत डांट फटकार लगा दी, डांटा पीटा मारा कुछ भी, तो बच्चों में हीन भावना आ जाती है।
ठीक है, विद्यालय में खराब प्रदर्शन, ठीक है, या फिर उनके परिवार का माहौल नहीं अच्छा होता है, जहाँ पर पढ़ाई पर जोर दिया जाता है कि नंबर अच्छे लाना है, सबसे अच्छा करना है, जिसके कारण बच्चा तनाव में आ जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करनी चाहिए, ताकि बच्चे विभिन्न तरीकों से सीख सकें, सरलता से सीख सकें, ताकि उन पर पढ़ाई का कोई जोर ना हो और वे ध्यान लगा पाएं। और यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो नंबर 1 सृजनात्मक हैं, नंबर 2 प्रत्यास्थी हैं, नंबर 3 विकलांग हैं, या फिर नंबर 4 डिसलेक्सिक हैं। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। नंबर 1 सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। नंबर 2 अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। नंबर 3 किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। नंबर 4 कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। तो कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। क्यों? क्योंकि समस्या को हल करने के लिए हमें समस्या के प्रत्येक पहलू पर ध्यान देना चाहिए, सभी पक्षों का अध्ययन करना चाहिए। और यहाँ पर बताया जा रहा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण का मतलब होता है एक ही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करना, यानी कि आप एक ही दिशा में सोच सकेंगे। और समस्या हल करने के लिए हमें समस्या के प्रत्येक पहलू को सोचना पड़ता है, सभी पक्षों का अध्ययन करना पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नंबर 1 पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। नंबर 2 आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। नंबर 3 कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। नंबर 4 एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। तो पूछा जा रहा है कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। आराम के लिए जगह बनाने से मतलब है एक ऐसा वातावरण बनाना जहां पर बच्चे आपसे अपनी अभिव्यक्ति सरलता से और सहजता के साथ कर सकें, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, पूछताछ के माध्यम से सीख सकें। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। नंबर 1 अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। नंबर 2 पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। नंबर 3 वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। नंबर 4 वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी सेल्फ में रखी हो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो बात यहाँ पर समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करने की है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी सेल्फ में रखी हो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, यानी बच्चों को छूट हो कि वो खुली गतिविधि कर सकें और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य को वो दिन में किसी भी समय प्राप्त कर पढ़ सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नंबर 1 वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नंबर 2 वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। नंबर 3 वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। नंबर 4 वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। तो कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो शिक्षा में संसाधन का कार्य करती हैं। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से एक शिक्षक को यह पता होता है कि उसे कब क्या और कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, साल भर उसको एक टाइम टेबल मिल जाता है कि उसको क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या सिखाना है, एक लिमिट में कितना सिखाना है, कितना नहीं सिखाना है, यह सब एक पुस्तक के माध्यम से डिसाइड हो जाता है और शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धतियों से उस लेसन को, उस पाठ को, उस प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाकर बच्चों को सिखाता है। इसीलिए पाठ्य पुस्तकों की जो भूमिका होती है वो कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 यानी एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। नंबर 1 रचनावाद, नंबर 2 संज्ञानात्मक सिद्धांत, नंबर 3 मानवतावाद, नंबर 4 व्यवहारवाद। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत बच्चों को स्वयं अपने ज्ञान के निर्माता के रूप में देखा गया है। ज्ञान के निर्माता यानी कि रचनावाद। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि नंबर 1 वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, नंबर 2 वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, नंबर 3 वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, नंबर 4 वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। तो कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बच्चों को प्रेरित तब समझा जाएगा जब वो आपकी लर्निंग में एक्टिव रहेंगे, आपका पढ़ाया हुआ पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ध्यानपूर्वक आपका पढ़ाया हुआ सुन रहे होंगे। जब आपके पढ़ाए हुए में उनको कहीं पर प्रॉब्लम होगी तब वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो ये स्पष्ट करता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग में एक्टिव हैं, प्रेरित हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? नंबर 1 शिक्षकों को निर्देश देने में, नंबर 2 बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, नंबर 3 बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, नंबर 4 चुप्पी साधे रहने के लिए। तो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। देखिए, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन जो होता है वो सफलता की एक सीढ़ी होता है। ठीक है, आपकी शिक्षण प्रक्रिया तभी प्रभावशाली होगी जब आपकी कक्षा अनुशासित होगी, अनुशासित वातावरण में होगी। आपकी शिक्षण प्रक्रिया कितनी भी अच्छी हो, यदि आपकी कक्षा का वातावरण अनुशासित नहीं है तो आपकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावहीन हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पूरे सत्र कक्षा को अनुशासित रखें, एक अनुशासन बनाए रखें, जिससे आप जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चे उसे गंभीरता से सुने और सहजता पूर्वक मॉनिटरिंग करें। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नंबर 1 यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, नंबर 2 वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, नंबर 3 वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, नंबर 4 यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो जो खेल होते हैं वो युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं और यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके अलावा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? नंबर 1 क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, नंबर 2 विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, नंबर 3 क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, नंबर 4 सही जवाब क्या है? तो कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। विभिन्न तरीके यानी बच्चे किसी समस्या का हल जो है वो कई तरीके से सोचेंगे, यानी कि अपसारी चिंतन करेंगे। अपसारी चिंतन क्या होता है? किसी समस्या के एक से अधिक समाधान। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यानी अपसारी चिंतन, मुक्त अंत वाला प्रश्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? नंबर 1 यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, नंबर 2 यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, नंबर 3 इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, नंबर 4 यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो पूछा जा रहा है कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। सतत मूल्यांकन का मतलब होता है छात्रों की वृद्धि और विकास के पक्षों का मूल्यांकन, और व्यापक मूल्यांकन से मतलब होता है छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाता है, इसीलिए यह व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो ये थे 15 क्वेश्चन सीडीपी के। होपफुली फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।